नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा गया लोकसभा से पारित 3 तलाक से जुड़ा विधेयक। कावेरी समेत कई मसलों पर गतिरोध के चलते आज भी नहीं हो पाया कामकाज। सभापति ने अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। लोकसभा में राफेल, कावेरी और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग पर अवरोध के चलते प्रश्नकाल बाधित। एआईएडीएमके सांसदों ने उठाया महिला आरक्षण का मुद्दा। शून्यकाल में सांसदों ने उठाए कृषि समेत जनहित से जुड़े कई मुद्दे। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की भारत यात्रा से और मजबूत होंगे दोनों देशों के संबंध। शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी सहयोग को लेकर जताई प्रतिबद्धता। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया भर में बढ़ी भारत की साख। मानवता की साझा धरोहर है योग। मुंबई योग संस्थान की 100वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। योग पद्धति को सही और सरल तरीकों से जन सुलभ बनाने की बताई जरूरत। और मेलबर्न टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। तीसरे दिन का खेल पूरा होने तक भारत को 346 रनों की बढ़त। पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने चटकाए ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट। कावेरी समेत विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते आज भी राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। कावेरी मुद्दे पर डीएमके और एआईएडीएमके सांसद सभापति के आसन के नजदीक आ गए और कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। तो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर कुछ टीडीपी सांसद भी वेल में आ गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने दोहराया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। 7 दिन, मुश्किल से 7 दिन सदन के कार्रवाई के लिए रह गए हैं और लगातार यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। सरकार हर विषय के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है। 3 तलाक बहुत सारे बिलों को यहाँ पर पारित होना है। इसलिए मेरा सभी पार्टियों से निवेदन है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सदन को चलने दें। पूरा देश हमको देख रहा है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर सदन को बाधित कर रहे हैं। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं सभी पार्टियों से निवेदन कर रहा हूँ कि हाउस को चलने दें। सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो कर्नाटक का विषय हो, चाहे वो तमिलनाडु का विषय हो, चाहे वो राफेल हो। 160 है, जबकि जनसंख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है और पारित होना यूपी के हाईकोर्ट सभी पार्टियों से ज्यादा भी नहीं हुई। जनता के सामने जहां तक देश का दृश्य नहीं रखे और सदन को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर कड़ी नाराजगी जताई। सभापति ने कहा कि जब आसन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और सरकार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर ऐसे में अवरोध की वजह समझ नहीं आ रही है। सदन के सुचारू संचालन की बार बार अपील के बावजूद गतिरोध जारी रहने पर सभापति ने अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। We are willing to discuss. And the government says no problem. What is this? 31,000 केस पेंडिंग है। I have given you time, please. 22 जिलों के केस के केस हैं। मान्यवर देश के अन्य राज्य जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। I don't want this sort of agony scenes to be seen by the countrymen. I have been patient all these years. We have to take some action. I think now time has come to think about some action. I appeal to all of you to go to your seats. Please sit down and go to your seats. Let everybody sit down and go to your seats. I appeal to all of you, please go to your seats. Discuss it. I am permitting discussion. Government is saying ready for discussion. Then why all this? The House is adjourned to meet on Monday, 31st December 2018 at 11 hours. इससे पहले सभापति ने सरकारी विधायी कार्यों के लिए आवंटित समय की सदन को जानकारी दी। Announcement by the chair. I have to inform the members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 27th December 2018 has allotted time for government legislative and other business as follows. Consideration and passing of the following bills
after they are passed by Lok Sabha. Juvenile Justice Care and Protection Children Amendment Bill 2018, 2 hours. DNA Technology Use and Application Regulation Bill 2018, 3 hours. Protection of Human Rights Amendment Bill 2018, 1 hour. Personal Law Amendment Bill 2018, 1 hour. The Dam Safety Bill 2018, 2 hours. The Central Universities Amendment Bill, 30 minutes. National Institute of Design and Amendment Bill, 30 minutes. Discussion on the statutory resolution seeking the approval of the proclamation issued by the President on 19th December 2018 under Article 356 of the Constitution in relation to the state of Jammu Kashmir, 2 hours. राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा ने लोकसभा से गुरुवार को पारित 3 तलाक से जुड़े विधेयक की कॉपी सभा पटल पर रखी। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 27th of December 2018 passed the Muslim Women Protection of Rights on Marriages Bill 2018. I lay a copy of the bill on the table. और सीधा हम संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, हमने देखा आज का दिन भी अवरोध की भेंट चढ़ गया और सभापति ने हालांकि अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं अवरोध की भेंट दिन चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कामकाज जो है उसका भी बोझ बढ़ता जा रहा है। जी हाँ प्रीति, देखिए आज भी इस हफ्ते का आखिरी दिन था और आज भी हमने देखा कि सदन में गतिरोध जारी रहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मेंबर्स जो लगातार डिसरप्शंस कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए पहले भी सभापति कह चुके हैं कि जो मेंबर्स हैं उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ताकि जो लोगों का विश्वास है, जो पार्लियामेंट की सैंटिटी है वो बनी रहे। उसके बाद देखिए सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो राफेल डील हो, कावेरी का मुद्दा हो, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश का मुद्दा हो। लेकिन उसके बाद भी गतिरोध बना रहा। जब हाउस अडजर्न हो गया दिन भर के लिए तो उसके बाद एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स विजय गोयल ने राज्यसभा टीवी से बात की और उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और लेजिस्लेटिव एजेंडा काफ़ी भारी है, इसलिए वो नए सिरे से एक बार कंसल्टेशंस फिर से शुरू करेंगे। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके साथ एक बार फिर से बात होगी क्योंकि सरकार का जो एजेंडा है और उसकी जो प्रायोरिटी है वो एंटी ट्रिपल तलाक बिल इस सेशन में पारित कराना है। और अब क्योंकि वो लोकसभा से पास हो चुका है इसलिए बिल राज्यसभा में आएगा तो इस बार एक नए सिरे से सरकार सभी ऑपोजिशन पार्टी से बात करेगी ताकि जो आने वाले 7 दिन हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव काम हो सके और जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो रिप्लेस हो सके। प्रीति, तो बिल्कुल अब देखना होगा कि सोमवार को जब फिर से कार्रवाई शुरू होगी तब गतिरोध दूर होता है और कामकाज आगे बढ़ता है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति इस बातचीत के लिए। और राज्यसभा में आज सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत को भी याद किया गया और सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे का शहीदी दिवस है, जिनको 7 और 9 साल की उम्र में जिंदा दीवारों में चुना दिया गया था और आज से 4-5 दिन पहले वहाँ निकला है। उस दिन बड़े साहबजादे जिनकी 18 साल और 14 साल उम्र थी वो जंग में शहीद हुए और इसलिए मेरी कल लोकसभा में होमेज पे किया गया है और उनको उनकी शहादत को होमेज पे करे, ये हाउस मेरी ये रिक्वेस्ट है। A very sensitive matter has been raised by Sardar Sukhdev Singh Dinsa. The whole country is aware about the martyrdom of 4 sons of Sri Guru Govind Singh Ji. His 2 sons got martyrdom in war and 2 were got live buried behind the walls. The brave hearts showed exemplary courage in sacrificing their lives. The nation cannot forget their sacrifice. The whole house associates with the sentiments expressed by Sardar Sukhdev Singh Dinsa Ji. राफेल मामले में कांग्रेस सांसदों की जेपीसी की मांग के अलावा वाम दलों, एआईएडीएमके और टीडीपी सांसदों की ओर से उठाए गए अलग अलग मुद्दों की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस सांसद राफेल विमान सौदे की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब आ गए। टीडीपी सांसद भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर आसन के करीब पहुंच गए। कुछ देर बाद एआईएडीएम के सदस्य भी कावेरी मुद्दे पर आसन के करीब पहुंच गए। वाम दलों के सांसदों ने भी सरकार से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की। गतिरोध के बीच ही स्पीकर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और बच्चों के लिए छात्रावास से संबंधित प्रश्न लिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पूरक प्रश्न के उत्तर भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने
और सदन की बैठक चलने देने को कहा, लेकिन गतिरोध थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभा पटल पर कई मंत्रालयों से जुड़े पत्र पेश किए गए। शून्यकाल में अलग अलग दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए सभापति ने एक वृहद शब्दकोश तैयार करने के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में उप समिति के गठन का भी फैसला किया। सभापति ने क्षेत्रीय भाषाओं और अपनी अपनी मातृभाषा को भी बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि यह काम किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से होना चाहिए। राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित करने का फैसला किया है। उप समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजभाषा विभाग और अन्य मंत्रालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। ये उप समिति हिंदी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करके एक वृहद शब्दकोश तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा करेगी। हरिवंश राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। करीब 1 घंटे चली समिति की बैठक में राज्यसभा सचिवालय के कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समिति के सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने बैठक में हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया। इसी साल 3 अप्रैल को 3.5 साल बाद हुई समिति की बैठक के बाद सभापति ने फैसला लिया था कि साल में हिंदी सलाहकार समिति की 2 बैठकें हर हाल में हों। राज्यसभा सचिवालय ने इसके अनुरूप पहल की और हिंदी में गुणवत्तापूर्ण कामकाज का काफी विस्तार हुआ है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद के परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने इंडिगो एयरलाइंस को उपभोक्ताओं के लिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एयरलाइंस करार दिया है। पूरी समिति इस बात पर एकमत रही। संसद भवन में समिति के अध्यक्ष डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उपभोक्ताओं से अधिक वसूली और शोषण समेत कई पहलुओं की पड़ताल के साथ ये ब्यौरा भी मांगा गया है कि पिछले 3 महीनों में एयरलाइंस ने किस स्लैब में कितने टिकट बेचे हैं। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने हवाई सफर करने वालों से ज्यादा किराया वसूली, कैंसिलेशन फीस, सामानों के लिए अधिक धन लेने जैसी कई शिकायतों को लेकर गहन पड़ताल की है। समिति ने कहा है कि डीरेगुलेशन के बाद भी दिवाली और दूसरे त्योहारों में यात्रियों से 8 से 10 गुना ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। सभी दलों के सांसदों ने माना है कि सबसे बुरी दशा इंडिगो की है, जो 1-2 किलो अतिरिक्त सामान के लिए भी चार्ज करती है। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का जवाब भी नहीं देती, जबकि एयर इंडिया की लगेज पॉलिसी सबसे बेहतर है। संसदीय समिति के अध्यक्ष डेरेक ओब्रायन ने कहा कि निजी कंपनियां बिजनेस करें, लेकिन यात्रियों का शोषण नहीं। समिति ने अपनी पड़ताल के दौरान कई एयरलाइंस के सीईओ को भी तलब किया और उनका विचार जाना। Every single member of the committee, every single member across political parties were disgusted with the way some of the private airlines were operating, but more so Indigo. This is not my view alone, this is the view of every single colleague of mine on that committee, who are, as you know, from all different political parties. समिति ने सिफारिश की है कि एयरलाइंस के टिकट कैंसिल कराने का चार्ज 50% बेसिक किराए से ज्यादा नहीं हो। इसी तरह यात्रियों से ईंधन अधिभार की वसूली नहीं होनी चाहिए। समिति ने कहा है कि ई बोर्डिंग की सुविधा सभी हवाई अड्डों पर लागू हो, जिससे यात्रियों की प्रतीक्षा का समय बचेगा। खाने की गुणवत्ता पर भी समिति ने राय दी है कि ये नागर विमानन मंत्रालय की जवाबदेही है और वो इसे सुनिश्चित कराए। समिति ने एयरलाइंस के संबंध में उपभोक्ता संतुष्टि सुधारने से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट की एटीआर, नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर पड़ताल के अलावा कई दूसरे विषय भी लिए। इनमें भारत में बौद्ध परिपथ का विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के कामकाज के साथ जम्मू कश्मीर में पर्यटन का विकास शामिल है। कैमरामैन सुधांशु के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, महान शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रभाषा हिंदी के सेवक। 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भड़ोच में हुआ था जन्म। संस्कृत के भी थे प्रकांड विद्वान। 20 साल तक संस्कृत विश्व परिषद के रहे अध्यक्ष। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी स्वीकार की। गुजराती साहित्य परिषद की स्थापना और 10 बरस तक उसकी अध्यक्षता। 31 साल तक भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष। 1952 में बने थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अनेक पुस्तकों के लेखक। जय सोमनाथ सर्वाधिक चर्चित उपन्यास। 8 फरवरी 1971 को देहावसान। भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों के बीच आज दिल्ली में हुई शिखर वार्ता के दौरान भूटान की 5 वर्षीय विकास योजना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और भूटान के बीच रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, सड़क संपर्क को बढ़ाने और पनबिजली योजना पर आपसी सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी की प्रगति और मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को बढ़ाने के बारे में समीक्षा और विचार विमर्श भी किया। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के विकास में सहयोग की प्रतिबद्धता जताते हुए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। मैंने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि भूटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार की भूमिका निभाएगा। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। यह योगदान भूटान की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। फ्रेंड्स, भारत और भूटान के सहयोग के लंबे इतिहास में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सहयोग एक अहम हिस्सा रहा है। आज हमने इस महत्वपूर्ण सेक्टर में सभी संबंधित प्रोजेक्ट्स में अपने सहयोग की समीक्षा की है। ये प्रसन्नता का विषय है कि मांगदेशु प्रोजेक्ट पर काम शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के टैरिफ पर भी सहमति हो गई है। अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है और हम दोनों सभी प्रोजेक्ट्स को और अधिक गति देना चाहते हैं। अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने अपनी यात्रा को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। This visit is to appreciate Indo-Bhutan relation and to take Indo-Bhutan relation at much greater heights. As I was saying this morning, that yes, we are celebrating 50 years of Indo-Bhutan friendship or diplomatic relations. But more than that, now we need to score a century, maybe go on to score double centuries and triple centuries. For that, we are very, very happy that Prime Minister Modi ji has personally committed to be with us, to support us. And in that light, you all heard that the government of India has again extended full support for our 12th five-year plan. इससे पहले 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हो रही है। पदभार संभालने के बाद डॉक्टर शेरिंग की ये पहली विदेश यात्रा है।
वह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद भूटान के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूटान के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भूटान के प्रधानमंत्री ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। इससे पहले कल भारत पहुंचने पर विदेश सचिव विजय गोखले ने उन्हें भारत भूटान रिश्तों में नई संभावनाओं से अवगत कराया था। भूटान अपने देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना पर काम कर रहा है और इसमें भारत के संभावित सहयोग के बारे में भी विदेश सचिव ने उनसे बात की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में द योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आयोजित वेलनेस फेस्टिवल में सद्भाव उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि योग स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर समाजों को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग आज मानवता की साझा धरोहर बन गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि योग के प्रशिक्षित ट्रेनर देश विदेश में उपलब्ध हों। योग बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। योग का अर्थ साधारण तौर पर जोड़ना होता है। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है और उसे स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ता है। योग के पीछे जो सोच है वो हमारी सोच नई नहीं है, बहुत चिरकाल से वही सोच है जिसके अनुसार सारा संसार एक ही परिवार है और जिसे हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम का नाम देते हैं। और एक अहम खबर मुंबई से आ रही है, जहां तिलक नगर में 15 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 बुजुर्गों समेत 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस घटना में एक दमकल कर्मी सहित 2 व्यक्ति घायल भी हो गए। सरगम सोसाइटी आवासीय परिसर के 11वें मंजिल पर एक फ्लैट में कल शाम लगी आग अन्य फ्लैटों तक भी फैल गई और इस इमारत की अग्निशमन प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इस आग पर देर रात काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। अवंतीपुरा इलाके में कई और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, लिहाजा सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना की तरफ से भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी की पहचान इशफाक यूसुफवानी के तौर पर हुई है, जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का ही रहने वाला था। वहीं भारत ने नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ और हाल में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाओं पर पाकिस्तान से कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कल पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया और सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को पाकिस्तान के लगातार समर्थन पर गहरी चिंता जताई। पाकिस्तान से आतंकवाद के लिए अपने कब्जे वाले किसी भी इलाके को किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करने देने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता पर अमल करने को भी कहा गया है। बेंगलुरु स्थित सांख्य लैब्स ने सरकार की मदद से एक नई चिप तैयार की है, जो मोबाइल यूजर्स को कहीं भी टीवी देखने की सुविधा प्रदान करेगी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कल इस चिप के बारे में ऐलान किया गया। ये चिप एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। इस तकनीक को अगले 1 साल में सभी लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले दिनों में मोबाइल यूजर्स को उनके हैंडसेट में सीधे टीवी प्रसारण देखने को मिलेगा। इसके लिए एक नई चिप इजाद की जा रही है, जिसका नाम है पृथ्वी 3। संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को इस चिप सेट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चिप के इस्तेमाल से प्रसारण के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच के अंतर को खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही टीवी के दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होगा। This technology development is a major milestone for India's semiconductor and hardware industry and is a great step towards our shared goal to make India self-reliant in communications technology. इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी मौजूद रहे।
शशि शेखर वेम्पति ने इसे देश के गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि वो इस नई तकनीक को मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मोबाइल ब्रॉडबैंड और प्रसारण के क्षेत्र में नए विस्तार के रूप में देखते हैं। वहीं अमिताभ कांत ने कहा कि ये उपलब्धि दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने में मददगार साबित होगी। साथ ही दूरसंचार के IPR में भी योगदान मिलेगा। Now, based on global trends and what we are seeing, I'm convinced that the future of terrestrial TV is direct to mobile. And for direct to mobile to happen, we will ultimately need chipsets embedded inside mobile phones, which are capable of receiving broadcast signals, be it on the terrestrial network or the telecom network. And there is one converged user experience on that mobile phone. I think for that future to happen, I think what you have done is very commendable. I think it's the first step for realizing that future. So I'm sure that Sankhya Labs' new system on a chip will find its way into many, many applications across, as was said, across military, across railways, across several areas, and the government will support them. पृथ्वी 3 चिप मोबाइल उपकरणों को टीवी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए सक्षम बनाएगी और मोबाइल नेटवर्क से प्रसारण नेटवर्क में वीडियो ऑफलोड करने में सपोर्ट करेगी। पृथ्वी 3 चिप को बेंगलुरु स्थित साख्य लैब्स ने सरकार के सहयोग से तैयार किया है और ये चिप दुनिया भर में इस्तेमाल में लाए जाने वाले संचार मानकों के मुताबिक है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट की। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी 151 रनों पर समेट दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट चटकाए। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 27 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल क्रीज पर हैं। दूसरी पारी में 5 विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है क्योंकि उसके पास 346 रनों की बड़ी बढ़त है। भारत ने मेजबान को फॉलो ऑन खेलने का मौका नहीं दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।